तो किताब की शुरुआत एक कोट से होती है और ये कोट है बट व्हाई डज शी नॉट स्पीक। मैं आपको बता दूं कि ये कोट एक ग्रीक ट्रेजेडी और यू कैन से एक ग्रीक प्ले से ली गई है जिसका नाम एल्सेस्टिस है। साइलेंट पेशेंट नोवेल में इस प्ले का कई बार जिक्र है। इनफैक्ट कहानी भी काफी हद तक इस प्ले से इंस्पायर्ड है। इस पे आगे हम वीडियो के एंड में और भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम नोवेल के नैरेटर से मिलते हैं जिसका नाम है थियो फेबर। थियो 42 साल का एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट है जो कि लंदन में रहता है। थियो बताता है कि 6 साल पहले 25 अगस्त को अलिशिया नाम की औरत अपने पति गैब्रियल को जान से मार दी थी। उस टाइम अलिशिया 33 साल की थी और गैब्रियल 44 साल का था। गैब्रियल एक फोटोग्राफर था, वहीं अलिशिया एक पेंटर थी। और एक दिन जब गैब्रियल किसी शूट से वापस आया तो अलिशिया उसके चेहरे पे 5 गोली मार के उसकी जान ले ली। पुलिस को गैब्रियल की लाश एक चेयर से बंधी मिली थी और अलिशिया भी वहीं पे पाई गई थी जहां अलिशिया अपना हाथ काट चुकी थी। अलिशिया को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद अलिशिया कभी कुछ बोली ही नहीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अलिशिया एक पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग बनाई और यूजुअली आर्टिस्ट्स पोर्ट्रेट पे अपनी सिग्नेचर करते हैं, लेकिन अलिशिया यहाँ एल्सेस्टिस लिखी थी। अब ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी, यानी अलिशिया खुद की तस्वीर बनाई थी जिसमें वो नग्न थी और वो अपने पेंटर स्टूडियो में ब्रश पकड़े एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी। इतना ही नहीं, ये पेंटिंग इतनी डिटेल्ड थी कि इसमें भी अलिशिया के कलाई पे कट्स थे। अब कत्ल के कुछ दिन बाद जब अलिशिया पूरी तरह से रिकवर हो गई तो उसे कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ अगेन वो बिल्कुल भी चुप थी और जज ने अलिशिया के चुप्पी को उसके गुनाह का कन्फेशन माना। अलिशिया के लॉयर्स तुरंत इस केस को मेंटल हेल्थ वाली एंगल दे दिए, साइटिंग कि अलिशिया को बचपन से ही कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं और ऐसे में अलिशिया को जेल तो नहीं हुई लेकिन उसे द ग्रोव में भेज दिया गया जो कि एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी थी नॉर्थ लंदन के अंदर। तब से ही थियो को अलिशिया के केस में काफी दिलचस्पी है और आज उस घटना को 6 साल हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे थियो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट इसलिए बना क्योंकि उनका बचपन बहुत बुरा था। थियो अपने माता पिता के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ थियो के पिता काफी अब्यूजिव थे। 18 साल की उम्र में थियो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया, बट स्टिल उसे अपने पिता से जो ट्रॉमा मिला था उसके कारण उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उन दिनों थियो की हालत इतनी बुरी थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही थियो खुद को खत्म करने की कोशिश किया था, बट कोशिश के नाकाम होने के बाद वो थेरेपी लेना चालू किया। थियो के थेरेपिस्ट रूथ उनकी काफी मदद किए और अब थियो 42 साल का है। इनफैक्ट वो खुद साइकोथेरेपिस्ट बन चुका है। अब इस पॉइंट तक कहानी में हम अलिशिया और थियो के बारे में थोड़ा जान पाए हैं, जहां थियो को अलिशिया के केस में काफी दिलचस्पी है। चीजें इंटरेस्टिंग तब होती है जब द ग्रोव में एक जॉब की ओपनिंग आती है और थियो जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। सिर्फ अप्लाई ही नहीं करता बल्कि इंटरव्यू के बाद थियो को यहाँ जॉब भी मिल जाती है। तो आगे थियो जनवरी के महीने में द ग्रोव में पहली बार आता है और थियो की मुलाकात यूरी से होती है जो कि हेड साइकियाट्रिक नर्स है। यूरी थियो को स्टेफनी क्लार्क से मिलवाता है जो कि ग्रोव की नई मैनेजर है। इसके बाद थियो एक कम्युनिटी मीटिंग ज्वाइन करता है जहां सारे पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स होते हैं और यहाँ पे पहली बार थियो अलिशिया को देख पाता है। इस पॉइंट पे हमें कुछ और डॉक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जैसे कि लाजरस, देन इंदिरा, और ये दोनों ही थियो का इंटरव्यू लिए थे फॉर द ग्रोव। यहाँ थियो क्रिश्चियन नामक साइकियाट्रिस्ट से भी मिलता है जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है, लेकिन इन दोनों के बीच उतनी बनती नहीं है। खैर मीटिंग के दौरान एलिफ नाम की एक पेशेंट ब्रोकन पूल स्टिक लेके कमरे में आती है और देखा जाए तो ये स्टिक एक वेपन की तरह है, इसलिए सभी अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एलिफ मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। लेकिन थियो अपनी साइकियाट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके एलिफ को काम डाउन करता है। ये सब लाजरस और इंदिरा देख रहे थे एंड दे वर इम्प्रेस्ड विद थियो। अब इस घटना के बाद थियो लाजरस से पर्सनली मिलता है और वो समझ पाता है कि लाजरस को म्यूजिक का शौक है और वो म्यूजिक को एज थेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स लाजरस काफी ओल्ड भी है। प्रोफेसर लाजरस यहाँ बताते हैं कि द ग्रोव थोड़ा डेंजर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी कम पेशेंट्स हैं और इस जगह को चलाने में बहुत खर्च है। इसीलिए अगर मैनेजर स्टेफनी ग्रोव को ठीक से मैनेज नहीं कर पाती है तो द ग्रोव को कभी भी बंद किया जा सकता है। थियो सारी बात सुनता है लेकिन वो टॉपिक चेंज करके अलिशिया के बारे में लाजरस से पूछने लगता है। थियो चाहता था कि वो अलिशिया को इंडिविजुअल थेरेपी दे और लाजरस काइंड ऑफ इसके लिए अग्री कर जाता है। सो फाइनली थियो अलिशिया से मिल पाता है और इस मीटिंग के दौरान हेड नर्स यूरी भी इनके साथ था। थियो यूरी से बाहर जाने को कहता है और इस पे यूरी थोड़ा संकोच करता है क्योंकि अलिशिया थियो पे हमला कर सकती थी। इस पे थियो कहता है कि मेरे पास अटैक अलार्म है, यानी ऐसा हैंड हेल्ड अलार्म जिसे वो बजा देगा अगर अलिशिया उसके प्रति वॉयलेंट होती है। यूरी फाइनली मान जाता है एंड देन थियो अकेले में अलिशिया के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद दोनों बस साइलेंस में बैठे रहते हैं क्योंकि अलिशिया तो यहाँ कुछ बोलती ही नहीं। खैर मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग के बाद थियो अलिशिया के फाइल्स को पढ़ना शुरू करता है। थियो को पता चलता है कि बचपन में अलिशिया की मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और एक्सीडेंट के वक्त कार में अलिशिया भी थी, लेकिन समहाउ
समहाउ वो बच गई। इसके बाद अलिशिया को उसकी आंट लिडिया रोज पाली। फाइल में अलिशिया के सॉलिसिटर के बारे में डिटेल्स थी जिसका नाम मैक्स बेरेंसन है। अब जिन्हें सॉलिसिटर का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सॉलिसिटर यूजुअली लोगों को लीगल मैटर्स में या फिर विल वगैरह ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं। नाउ ये तो डिटेल्स थी अलिशिया के लाइफ की बिफोर द ग्रोव, लेकिन ग्रोव में आने के बाद अलिशिया उसी इलिफ नामक पेशेंट पे फर्स्ट वीक में ही अटैक की थी। तो ये सब डिटेल्स जानने के बाद थियो लिडिया और मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे बात करने में पूर्ण सक्षम नहीं हो पाता। खैर आगे थियो यूरी से एक पब में बात करता है और हम रीडर्स जान पाते हैं कि थियो की एक बीबी है जिसका नाम केथी है। यूरी भी बताता है कि वो तो डिवोर्स्ड है। इसके बाद नैरेटिव थियो और उसकी पत्नी केथी पे शिफ्ट होता है, जहां हम जान पाते हैं कि केथी एक अमेरिकन बॉर्न एक्ट्रेस है। थियो और केथी एक डबल डेट पे मिले थे जहां वो दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ही पसंद कर लिए एंड देन साथ में डेट करने लगे। फिर क्रिसमस पे थियो प्रपोज कर दिया, जिसके बाद अप्रैल में थियो और केथी की शादी भी हो गई। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि द साइलेंट पेशेंट नोवेल के अंदर कहानी सिर्फ थियो के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बताई गई है, बल्कि कई बार हमें अलिशिया की डायरी भी पढ़ने को मिलती है जो कि वो रेगुलर बेसिस पे लिखा करती थी। मोस्टली डायरी एंट्रीज 6 साल पुरानी या फिर उससे भी पुरानी है, क्योंकि उसके बाद ही अलिशिया ग्रोव में आई थी जब वो अपने पति को मारी थी। तो हाँ, डायरी एंट्रीज उससे पहले की है। तो अभी की जो डायरी एंट्री हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता लगता है कि अलिशिया की माँ ईवा का कोई मामूली कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, रादर वो खुद कार को ठोक दी थी अपने आप को खत्म करने के लिए। ईवा को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि वो अलिशिया को भी अपने साथ कार में बिठा के ऐसा करी थी। दिस सजेस्ट्स कि उन्हें यह भी चिंता नहीं थी कि अलिशिया भी इसमें मर सकती है, ऑल्दो वो अलिशिया का सीट बेल्ट जरूर लगा दी थी, व्हिच शोज कि शी हैड कॉन्ट्रास्टिंग माइंडसेट। इसके बाद अलिशिया डायरी में लिखी होती है कि कैसे वो अपने लेटेस्ट पेंटिंग को लेकर स्ट्रगल कर रही थी। आई मीन ये पेंटिंग जीसस का होने वाला था एंड फाइनली वो जीसस के फेस के लिए अपने पति गैब्रियल का फेस ही चुनती है, यानी गैब्रियल रहेगा एज जीसस। एंड दिस मेक्स अस थिंक कि अगर अलिशिया अपने पति के इतने करीब थी कि वो जीसस के फेस के लिए अपने पति को एज मॉडल यूज करी, तो फिर वो अपने पति को क्यों मारी? बाय द वे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायरी एंट्रीज 6 साल पहले की है ड्यूरिंग जुलाई टाइम, और अगस्त में अलिशिया गैब्रियल को मारी थी। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में थियो पे आती है, जहां थियो चाहता था कि अलिशिया को कम मेडिकेशन पे रखा जाए ताकि अलिशिया का दिमाग एक्टिव रहे और थियो उसकी थेरेपी ठीक से कर सके। बस प्रॉब्लम ये थी कि अलिशिया के मेडिकेशन वाला पार्ट क्रिश्चियन संभाल रहा था, जिससे थियो की बनती नहीं थी। स्टिल थियो क्रिश्चियन से बात करता है और यहाँ क्रिश्चियन थियो को लेके थोड़ा अनश्योर था। अनश्योर इसलिए क्योंकि ये पब्लिक नॉलेज थी कि द ग्रोव सही फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है, मतलब कि ये जगह कभी भी बंद हो सकती है, और ऐसे में थियो यहाँ पे जॉब क्यों लिया? मतलब सोच के देखो, अगर आपको पता है कि कोई कंपनी बंद होने वाली है तो क्या आप उसमें जॉब लोगे? क्रिश्चियन क्लियरली कहता है कि अलिशिया का केस एक होपलेस केस है और थियो इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करे। इनकी कॉन्वर्सेशन इंदिरा सुन लेती है और वो थियो में कॉन्फिडेंस दिखाती है, जिस वजह से क्रिश्चियन को अलिशिया की मेडिकेशन कम करने वाली बात माननी पड़ती है। वैसे यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि क्रिश्चियन और थियो के बातचीत के दौरान हमें पेशेंट एलिफ की भी थोड़ी बैक स्टोरी पता चलती है। एलिफ अपनी माँ और बहन को सोते वक्त सफोकेट करके मार डाली थी और इसी वजह से वो यहाँ द ग्रोव में एडमिटेड है। मोरओवर, जब अलिशिया का द ग्रोव में पहला हफ्ता था तो एलिफ उससे पूछने लग गई थी कि क्या गैब्रियल मरना डिजर्व करता था, उसका चेहरा कैसा था जब तुमने उसके चेहरे पे 5 गोलियां मारी, और इन्हीं बातों से इरिटेट होकर अलिशिया एलिफ पे हमला कर दी थी ड्यूरिंग हर फर्स्ट वीक। खैर आगे हम जान पाते हैं कि अलिशिया की मेडिकेशन कम कर दी गई है और थियो उससे मिलने जाता है फॉर थेरेपी सेशन। इस सेशन के दौरान अलिशिया थियो पे हमला कर देती है, जिस वजह से थियो को अटैक अलार्म बजाना पड़ता है। नर्सेस फौरन अलिशिया को थियो से दूर करते हैं और उसे सिडेट भी कर देते हैं। अब इस अजीब घटना के बाद बाकी के साइकियाट्रिस्ट नहीं चाह रहे थे कि थियो फर्दर अलिशिया को हैंडल करे, लेकिन थियो उन्हें ये कह के कन्विंस करता है कि वायलेंस भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब अलिशिया जो कि हमेशा कुछ करती नहीं, बस बैठी रहती है चुपचाप, वो आज वायलेंट हुई है, यानी कि हमारी थेरेपी थोड़ी बहुत काम कर रही है। ये सब सुनने के बाद इन द एंड डॉक्टर्स की कमिटी डिसाइड करती है कि वो थियो को 6 हफ्ते का वक्त देंगे, जिसके अंदर ही उसे अलिशिया को ट्रीट करना है और व्हाटएवर ही वांट्स। उसके बाद अलिशिया को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अब यहाँ से नैरेटिव अगेन थियो के घर पे आती है, जहाँ फिलहाल उसकी बीबी केथी नहीं थी। थियो एक्सीडेंटली केथी का लैपटॉप चेक करता है, जहाँ उसे केथी और किसी अनजान आदमी के बीच की ईमेल एक्सचेंज मिलती है, और ये जो ईमेल्स थी वो काफी सेक्सुअल और फ्लर्टी थी। इससे क्लियर था कि केथी थियो पे चीट कर रही थी और ये थियो के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। स्टिल थियो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को इस बारे में कन्फ्रंट करे, और इसीलिए वो पीने लगता है। थियो यहाँ अपने ओल्ड थेरेपिस्ट रुथ से भी मिलता है और रुथ थियो को समझाता है कि केथी एक एक्ट्रेस है, मतलब उसकी लाइफ ही एक्टिंग है और चीटिंग इज लाइक अ पार्ट ऑफ हर, मानो जैसे वो एक ऑफ स्टेज एक्टिंग कर रही हो। बेसिकली केथी के लिए शायद ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन थियो तो बहुत परेशान था। थियो चाह के भी केथी से अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए केथी वाज लाइक अ राइट
हैंड, और भला कोई इंसान अपने हाथ को कैसे उखाड़ फेंक सकता है। एंड लाइक आई सेड, थियो केथी को कन्फ्रंट भी नहीं कर पा रहा था, सो इट वाज अ बैड सिचुएशन। वहीं अगर ग्रोव की बात की जाए तो थियो अलिशिया के साथ थेरेपी सेशन कर रहा था, लेकिन अलिशिया कुछ बोल ही नहीं रही थी। ऐसे में थियो वापस से अलिशिया के सॉलिसिटर मैक्स से बात करने की कोशिश करता है, और इस बार मैक्स थियो से मिलने के लिए राजी हो जाता है। मैक्स बताता है कि वो पहले से ही अलिशिया को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अजीब थी। आई मीन अलिशिया को मूड स्विंग्स होते थे, शी वाज वायलेंट समटाइम्स, और एक बार तो वो अपने पति गैब्रियल को मारने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, अपने पिता के मौत के बाद अलिशिया पिल्स वगैरह का ओवरडोज करके खुद को मारने की भी कोशिश की थी। बाय द वे, यहाँ मैं आप लिसनर्स को बता दूं कि मैक्स गैब्रियल का अडॉप्टेड भाई है। तो हाँ, मैक्स सिर्फ सॉलिसिटर ही नहीं था बल्कि अलिशिया से थोड़ा क्लोज भी था, ऐसा हम कह सकते हैं। और देखा जाए तो बेसिकली मैक्स अलिशिया के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताता है। और जब थियो मैक्स के ऑफिस से निकल रहा होता है तो मैक्स की असिस्टेंट तान्या थियो से कहती है कि अगर तुम्हें अलिशिया के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें उसके कजन पॉल से मिलना होगा। तभी मैक्स वहां आता है और उसे देखते तान्या चुप हो जाती है। वे सजेस्ट कि तान्या मैक्स से डरती है, या फिर जो कुछ भी मैक्स बताया है उससे हम कंप्लीटली सच नहीं मान सकते। अब यहाँ से कहानी वापस से अलिशिया के डायरी पे फोकस करती है, जो कि 6 साल पहले 22 से 26 जुलाई के बीच लिखी गई थी। अलिशिया बता रही थी कि कैसे उसका गैब्रियल से झगड़ा हुआ क्योंकि गैब्रियल घर में गन रखता है, और ये बात अलिशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन अलिशिया यहाँ मैक्स के बारे में भी लिखी होती है कि कैसे मैक्स एक बार पी के अलिशिया को छेड़ा था और उसे किस करने की भी कोशिश किया था। अलिशिया मैक्स के एडवांसेस को नकार दी थी, हालांकि वो ये बात गैब्रियल को नहीं बताई। दिस समहाउ प्रूव्स कि या तो मैक्स अलिशिया के साथ गलत करना चाहता था या फिर मैक्स अलिशिया को पसंद करता था। जो भी हो, वो अपने आप को अलिशिया पे फोर्स करता था, और अलिशिया हमेशा उसके एडवांसेस को नकार रही थी। नाउ आगे के एंट्रीज में अलिशिया थोड़ी खुश थी क्योंकि मोस्टली वो और गैब्रियल बच्चा करने की प्लानिंग कर रहे थे। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, थियो पॉल से मिलने जाता है जो कि अलिशिया का कजन है, और पॉल की मां लिडिया रोज है। जी हाँ, वही लिडिया रोज जो कि अलिशिया की आंट है और उसे पाली थी। थियो लिडिया के घर के बाहर पहुंचता है जहां पॉल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब थियो को होश आता है तो थियो बताता है कि कैसे वो अलिशिया का डॉक्टर है, और ऐसे में पॉल थियो से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। पॉल बताता है कि उसकी मां लिडिया और वो अलिशिया के पापा वर्नन के घर में मूव हुए थे। क्यों? क्योंकि लिडिया के हस्बैंड मर गए थे। ये मोस्टली एक टेम्पररी मूव थी, लेकिन इसके बाद अलिशिया की मॉम मारी गई, जिसके कारण पॉल और लिडिया वहीं रहने लगे। अब अलिशिया के पिता वर्नन भी कुछ साल बाद ही खुद को खत्म किए, और तब से लिडिया ही पॉल और अलिशिया का ख्याल रखी। पॉल के हिसाब से अलिशिया अपने पति को कभी नहीं मार सकती क्योंकि वो वायलेंट नहीं थी। तभी इनकी बातों के बीच बूढ़ी लिडिया भी आती है जिन्हें डिमेंशिया था। नाउ लिडिया पॉल के ऑपोजिट बातें बोलना शुरू करती है, यानी उनके हिसाब से अलिशिया बचपन से ही अजीब थी, देन वो अनग्रेटफुल थी और अपने पति को मारी भी होगी। लिडिया के हिसाब से अलिशिया को जेल में होना चाहिए, ना कि मेंटल इंस्टीट्यूशन में। सो ओवरऑल थियो वाज कंफ्यूज्ड क्योंकि लिडिया कुछ कह रही है और पॉल कुछ और ही कह रहा था, एंड थियो दोनों की बातों पे पूरा यकीन नहीं कर सकता था क्योंकि पॉल पियक्कर था और लिडिया को डिमेंशिया था। इसके बाद थियो जॉन फिलिक्स से मिलने जाता है जो कि उस गैलरी का मैनेजर था जहां अलिशिया की पेंटिंग्स लगाई जाती थी। यानी जॉन फिलिक्स और अलिशिया काफी क्लोज होंगे, तो वो शायद थियो को अलिशिया के बारे में कुछ बता सके। सो जॉन फिलिक्स थियो को अलिशिया की 4 पेंटिंग्स दिखाता है। पहली पेंटिंग थी अलिशिया और उसके माँ की कार एक्सीडेंट की रिप्रेजेंटेशन। दूसरी पेंटिंग थी जीसस ऑन द क्रॉस, जहां वो अपने पति गैब्रियल को एज जीसस बनाई थी। तीसरी पेंटिंग नग्न लिडिया की थी जो कि काफी ओबीज है और बेड पे पड़ी थी। एंड फाइनल पेंटिंग थी खुद की नग्न पोर्ट्रेट, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया ही है। थियो यहाँ पेंटिंग में एक न्यू डिटेल नोटिस करता है। आई मीन पेंटिंग के अंदर जो एप्पल्स थे उसमें मैगेट्स दिख रहे थे। जॉन फिलिक्स यहाँ ये भी रिवील करता है कि अलिशिया अपने पिता को नहीं चाहती थी, एंड दिस अगेन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग क्योंकि थियो ये जानता था कि अपने पिता के मरने के बाद ही अलिशिया खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, which indirectly proves कि वो अपने पिता को चाहती थी। बट थियो तो कह रहा है कि नहीं, वो अपने पिता को हेट करती थी। यहाँ अगेन ग्रीक प्ले एल्सिस्टिस का जिक्र है, और ये कनेक्शन मैं आपको इस नोवेल कास्ट के एंड में तो बताऊंगा ही। वैसे यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि अलिशिया जॉन फिलिक्स के गैलरी को छोड़ने का प्लान करने लग गई थी, जिसके बारे में जॉन फिलिक्स को भी पता चल गया था, और ये बात जॉन फिलिक्स थियो से छिपाया, बट थियो समहाउ इसका पता लगा लिया। खैर, तो अब तक थियो एक बात समझ गया था कि अलिशिया को लेके हर किसी के बहुत अलग परसेप्शंस हैं, और क्योंकि अब अलिशिया बोलती नहीं है तो बेस्ट वे होगा कि अलिशिया को पेंटिंग कैनवस और ब्रश दिया जाए, क्योंकि अलिशिया हमेशा खुद के इमोशंस को इन पेंटिंग्स के जरिए ही व्यक्त करती है। तो इसके बाद थियो फिर से अलिशिया से मिलता है और वो उसे पेंटिंग सप्लाईज देता है, साथ ही एक कॉर्नर स्पेस असाइन करता है जहां अलिशिया पेंट कर सकती है। थियो अलिशिया को बताता है कि वो उसकी आर्ट गैलरी गया था और उसने अलिशिया के पुराने पेंटिंग्स को देखा है। इतना ही नहीं, वो एल्सिस्टिस प्ले को भी पढ़ा है जहां वो जान पाया कि एल्सिस्टिस भी नहीं बोलती थी, यानी कि ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन अलिशिया एंड एल्सिस्टिस। थियो पूरी कोशिश कर रहा था कि अलिशिया कुछ तो बोले, लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स वेयर इन वेन।
लाइन। ऑल्दो पेंटिंग सप्लाईज वगैरह मिलते ही अलिशिया पेंटिंग करना शुरू जरूर कर दी थी। कुछ दिन में उसकी ये पेंटिंग काइंड ऑफ कंप्लीट होती है, जहां वो मोस्टली द ग्रोव की ही पिक्चर बनाई थी। ऑल्दो ग्रोव में आग लगी हुई थी और दो लोग इस आग से बच के बाहर भाग रहे थे। एक अलिशिया खुद थी और दूसरा इंसान था थियो। यहाँ एक और खास बात ये थी कि थियो अलिशिया को अपने आर्म्स में लेकर बाहर आ रहा था एंड दिस वाज कंफ्यूजिंग, क्योंकि देख के ये पता चल ही नहीं रहा था कि थियो इस पेंटिंग में अलिशिया को बचा रहा है या फिर उसे आग में फेंक रहा है। एनीवेज, आगे हम थियो की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं, जहां वो अपनी पत्नी केथी पे स्पाई करने लग गया था। भले थियो को श्योरली पता था कि केथी उस पे चीट कर रही है, लेकिन वो अब तक केथी को कन्फ्रंट नहीं किया था। रादर वो केथी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। खैर, इसके बाद थियो की मुलाकात बार्बी नाम की लेडी से होती है, जो कि अलिशिया की नेबर थी, और बार्बी ही गन शॉट सुन के पुलिस को बुलाई थी। बार्बी थियो को बताती है कि अलिशिया उनसे काफी बातें शेयर करती थी। इनफैक्ट अपने पति को मारने से कुछ दिन पहले से ही अलिशिया बार्बी को बताने लग गई थी कि कोई इंसान उसे फॉलो करने लगा है। बार्बी उस टाइम अलिशिया को सजेशन दी थी कि वो ये बात गैब्रियल को बताए और पुलिस को भी बताए, लेकिन अलिशिया का कहना था कि गैब्रियल को मैंने बताया, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अलिशिया ये सब इमेजिन कर रही है। अब बार्बी से ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद थियो ग्रोव आता है, जहां एक कांड हो गया था। दरअसल अलिशिया एलिफ की आंख में पेंट ब्रश घुसेड़ दी थी, क्योंकि एलिफ अलिशिया के पेंटिंग पे स्लट लिख दी थी। एलिफ ऐसा इसलिए लिखी क्योंकि एलिफ के हिसाब से थियो अलिशिया से प्यार करने लग गया है। नाउ अलिशिया के इस वायलेंट बिहेवियर के कारण उसे आइसोलेशन में डाला जाता है और सभी डॉक्टर्स मिलकर कंक्लूड करते हैं कि अलिशिया को थेरेपी वगैरह देने की अब कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शी कैन नॉट बी ट्रीटेड, उसकी हाल बहुत खराब है। ऐसे में थियो आखिरी बार अलिशिया से मिलने जाता है एंड ही वाज वेरी अपसेट, क्योंकि अब वो अलिशिया को ट्रीट नहीं कर पाएगा। थियो अलिशिया से कहता है कि हम ओपन अप होना शुरू ही किए थे, बट दिस हैज कम टू एन एंड। अलिशिया यहाँ थियो के हाथ में अपना डायरी थमा देती है एंड दिस क्लियरली मेंट कि अलिशिया चाहती थी कि थियो उसकी डायरी को पढ़े। तो इस पॉइंट पे हम रीडर्स अलिशिया की डायरी एंट्रीज पढ़ पाते हैं, जो कि 6 साल पहले की थी, फ्रॉम द डेट 8th of August to 25th of August। अगर आपको ध्यान हो तो 25 अगस्त को ही अलिशिया अपने पति को मारी भी थी। अलिशिया इन डायरी एंट्रीज पे क्लियरली लिखी थी कि कोई तो उसे फॉलो करने लग गया है, और जब वो ये बात गैब्रियल को बताई तो गैब्रियल कहने लगा कि ये सब अलिशिया का वहम होगा। गैब्रियल अलिशिया को एक साइको एनालिस्ट डॉक्टर वेस्ट के पास भी लेके गया, क्योंकि अलिशिया को मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी पहले से थे, और डॉक्टर वेस्ट अलिशिया को कुछ पिल्स देते हैं टू ईज हर आउट। लेकिन अलिशिया ये पिल्स नहीं लेती है, क्योंकि उसे अलर्ट रहना था। अलर्ट इसलिए ताकि अगर वो पीछा करने वाला इंसान उसके पास आ जाता है तो अलिशिया उसका सामना कर सके। अब कत्ल से एक रात पहले यानी 24 अगस्त को मैक्स अपनी नई गर्लफ्रेंड तानिया के साथ अलिशिया के घर डिनर पे आता है। अलिशिया को लगता है कि शायद मैक्स ही उसे स्टॉक कर रहा है, और ऐसे में उसकी मैक्स से थोड़ी हाथापाई हो जाती है। इस सब के दौरान अलिशिया को क्लियरली पता चल जाता है कि उसका पीछा करने वाला इंसान मैक्स बिल्कुल भी नहीं था। अब कत्ल वाले दिन भी अलिशिया के डायरी में एक एंट्री थी, जहां लिखा हुआ था कि वो पीछा करने वाला इंसान यानी कि स्टॉकर इनके घर के अंदर एंटर कर गया है। इसी पॉइंट पे डायरी एंट्रीज खत्म हो जाती है, और अब थियो को आगे की बात पता लगानी थी। थियो सबसे पहले डॉक्टर वेस्ट के बारे में पता लगाने लगता है कि आखिर ये डॉक्टर वेस्ट है कौन। नाउ टू आवर सरप्राइज, डॉक्टर वेस्ट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर क्रिश्चियन था, जो कि एक नकली नाम से अलिशिया को ट्रीट कर रहा था। बेसिकली गैब्रियल क्रिश्चियन को अंडर द टेबल पे करता था फॉर अलिशिया's ट्रीटमेंट, और ये काइंड ऑफ ब्लैक मनी हुआ, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं थी। इसीलिए क्रिश्चियन एक दूसरा नाम यूज करता था डॉक्टर वेस्ट का, जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता था। अब ये बात क्रिश्चियन इसलिए छुपाया था क्योंकि इस बात का खुलासा हो जाने से क्रिश्चियन का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया जा सकता था। थियो यहाँ क्रिश्चियन से मिलता है, और पकड़े जाने पे क्रिश्चियन क्लियरली कहता है कि अलिशिया एक मेंटली ओके पर्सन नहीं थी। अगर वो डायरी में लिखी है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो शायद ये अलिशिया का हेलुसिनेशन ही होगा। अब इस पॉइंट पे तो थियो क्रिश्चियन का सीक्रेट किसी को नहीं बताता है, लेकिन अब उसे इस पहेली को सुलझाने के लिए वापस अलिशिया से मिलना था। थियो अलिशिया से मिलता भी है, मतलब ऑफिशियली तो अलाउड नहीं था, लेकिन छुप के, और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि क्रिश्चियन ही डॉक्टर वेस्ट है, और अब मैं तुम्हारे केस के तह तक जाऊंगा ताकि मुझे सब कुछ पता चल सके। अलिशिया यहाँ कुछ जवाब नहीं देती, और थियो उसकी चुप्पी को हाँ समझ के अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। अब यहाँ से कहानी वापस थियो के पर्सनल लाइफ पे आ जाती है, जहाँ उसकी बीवी केथी अब काफी केयरलेस हो चुकी थी, यानी कि अब वो अपने अफेयर को छिपाने की बहुत कोशिश भी नहीं कर रही थी। इट वॉज वेरी एविडेंट नाउ। एक दिन केथी कहती है कि वो वॉक पे पार्क में जा रही है, और थियो अपनी बीवी का पीछा करता है। थियो देखता है कि केथी एक अनजान इंसान से मिलती है, जिसके बाद वो अनजान इंसान और केथी फिजिकल होते हैं, यानी कि थियो का शक बिल्कुल सही था और केथी वाकई में उस पे चीट कर रही थी। खैर इसके बाद हम थियो को वापस अलिशिया के केस पे फोकस करते देखते हैं, जहां वो मैक्स, पॉल, जॉन फेलिक्स,
इन सब से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये सभी अलीशा से कनेक्टेड थे और सभी कुछ न कुछ छिपा रहे थे। पॉल से बातें करने पे कुछ और बातें सामने आती है, लाइक पॉल को गैम्बलिंग एडिक्शन है, जहां वो काफी पैसे हार गया था और अलीशा उसे पैसे दे रही थी इस डेट से निकलने के लिए। देन पॉल एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। दरअसल जब अलीशा की माँ ईवा मर गई थी तो अलीशा के पिता काफी रो रहे थे और बहुत दुख में थे। उस टाइम अलीशा और पॉल छत पे थे जब अलीशा अपने पिता को एक बहुत बुरी बात बोलते हुए सुन लेती है। बेसिकली अलीशा के पिता बोल रहे थे कि उनकी पत्नी ईवा की जगह अलीशा को ही मर जाना चाहिए था, एंड दिस वाज वेरी अपसेटिंग फॉर अलीशा, इतना कि उसे लगा कि वो अपने आप को ही खो चुकी है। उस दिन अलीशा ऐसा मान रही थी कि वो मर गई, उसके पापा उसे मार दिए। और अगर आप गौर करें तो अलीशा की माँ भी उसे कार में रख के कार को ठोकी थी, यानी उन्हें भी अलीशा के जीने मरने की कोई परवाह नहीं थी। और अब अलीशा के पिता को भी अलीशा के जीने मरने से कोई मतलब नहीं था। तो ये पॉइंट जो अलीशा के लाइफ में था, ये कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया था, एंड दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों वो पिल्स वगैरह का ओवरडोज सब की होगी इन हर लाइफ और क्यों वो मेंटली इतनी ब्रोकन है। ये बात पता लगती थियो तुरंत अलीशा से इलीगली वापस मिलता है और थियो कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। थियो यहाँ अलीशा के पिता वाली बात उठाता है और ये बात सुन के अलीशा का एक्सप्रेशन बदल जाता है, एंड दिस इंडिकेट्स कि अलीशा आज भी इस बात से ट्रिगर होती है। थियो कहता है कि उसे अलीशा से मिलना अलाउड नहीं है और लाजरस को जब पता चलेगा कि थियो छुप के अलीशा से मिल रहा है तो शायद वो थियो को फायर भी कर देगा, बट उससे पहले थियो को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि आखिर 25 अगस्त को हुआ क्या था। अब इस पॉइंट पे एक मिरेकल होता है। मिरेकल ये कि अलीशा बोलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अलीशा थियो से डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। थियो अलीशा की आवाज सुन के बहुत खुश होता है और वो अलीशा को बोलते रहने के लिए कहता है। अब दोस्तों क्योंकि अलीशा बोलने लग गई थी, दिस वाज काइंड ऑफ अ सक्सेस फॉर थियो, और इसीलिए लाजरस वापस से थियो को अलीशा पे वर्क करने की परमिशन दे देता है। अपने अगले सेशन में थियो पूरा प्रिपेयर्ड होके जाता है और यहाँ अलीशा अपनी कहानी बताती है। सबसे पहले अलीशा थियो को एक्सप्लेन करती है कि उसने बात करना क्यों बंद कर दिया था। तो कत्ल के तुरंत बाद वो बोलने का ट्राई की थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ये शायद ट्रॉमा और शॉक की वजह से हुआ था, और जब तक अलीशा बोलने के काबिल वापस से हुई तब तक इट वाज टू लेट, इसलिए वो चुप रहना ही ठीक समझी। इस पे थियो पूछता है कि अलीशा अब क्यों बोलने लग गई है, तो इसके जवाब में अलीशा कहती है तुम्हारी वजह से, यानी थियो की वजह से वो अब बोलने लगी है। वो चाहती है कि थियो समझे कि गैब्रियल की मौत की रात उसके साथ क्या हुआ था। तो अलीशा बताती है कि कोई वाकई उसको फॉलो कर रहा था और 25 अगस्त को वो स्टॉकर अलीशा के घर में घुसा। वो स्टॉकर ब्लैक मास्क पहने हुए था और उसके हाथ में एक चाकू भी थी। स्टॉकर अलीशा को पकड़ के चाकू की नोक पे रखता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्टॉकर को पैसे वगैरह नहीं चाहिए थे। ये स्टॉकर अलीशा से बियर मंगवा के पीने लगता है और अजीब बातें करने लगता है, और इस सब के दौरान अलीशा गैब्रियल वाला गन निकालने की सोचती है, लेकिन इससे पहले अलीशा गन लेती ये स्टॉकर ही गन ले चुका था, और इसके बाद वो अलीशा को एक चेयर से बांध देता है। अब कुछ देर बाद जब गैब्रियल घर आया तो स्टॉकर गैब्रियल पे हमला करके उसे भी चेयर से बांध दिया। जब गैब्रियल को होश आया तो ये स्टॉकर गैब्रियल को 6 गोली मारा और फिर गन वहीं ड्रॉप करके भाग गया। सो फाइनली अलीशा की कहानी रिवील हो चुकी थी, लेकिन यहाँ कुछ डाउट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि गैब्रियल को 5 गोली मारी गई थी, लेकिन अलीशा यहाँ 6 गोली बोली, और अलीशा की कहानी के हिसाब से वो निर्दोष है, लेकिन पुलिस को जो एविडेंस मिले थे वो क्लियरली पॉइंट करते थे कि गोली अलीशा ही चलाई थी। मोर ओवर, ये स्टॉकर आखिर था कौन जो कि एकदम से घर में आया और गैब्रियल को मार के निकल लिया। थियो ये सब लाजरस को बताता है और वो लोग भी अलीशा की कहानी को नहीं मानते। लाजरस तो ये तक बोल देता है कि थियो को अलीशा से सच उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगले दिन जब थियो अलीशा से इस बारे में बात करने जाता है तो उसे यूरी से पता लगता है कि अलीशा कोमा में चली गई है। जी हाँ दोस्तों, अलीशा मेडिकेशन पे ओवरडोज कर गई थी जिससे उसकी ये हालत हुई। थियो तुरंत अलीशा को देखने जाता है और वो अलीशा के कलाई पे एक पिन प्रिक नोटिस करता है। वे सजेस्ट कि कोई तो अलीशा को जानबूझ के मेडिसिन का ओवरडोज दिया है, यानी कि कोई अलीशा को मारने की या एटलीस्ट कोमा में भेजने की कोशिश किया है। थियो यहाँ फौरन सभी डॉक्टर्स को क्रिश्चियन के बारे में बताता है कि कैसे वो शेडी है और शायद वही अलीशा के साथ ऐसा किया होगा। यहाँ डॉक्टर्स थियो से अलीशा की डायरी लाने को कहते हैं क्योंकि शायद अलीशा वहाँ वापस कुछ लिखी होगी जिससे इन्हें कुछ और पता चल सके। थियो डायरी खोजता है लेकिन उसे ये डायरी मिलती नहीं। इस पॉइंट तक ग्रोव पे पुलिस आ चुकी थी और अलीशा के कुछ रिलेशन वाले भी आए थे, लाइक मैक्स, जॉन फिलिक्स वगैरह वगैरह। मैक्स वाज वेरी एंग्री क्योंकि अलीशा कोमा में चली गई थी और इससे प्रूव होता है कि मैक्स एक्चुअली में अलीशा को पसंद करता है। तो हाँ, वो अलीशा के साथ बुरा नहीं करेगा। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर अलीशा कत्ल नहीं की है तो गुनहगार कौन है, या फिर क्या अलीशा ही कत्ल की है? वेल, इस पॉइंट पे कहानी
वापस से थियो के अफेयर वाले प्लॉट पे फोकस करती है, जहां वो केथी को किसी दूसरे इंसान के साथ फिजिकल होते देख लिया था। थियो इस इंसान को वहीं मार देना चाहता था, लेकिन थियो ऐसा नहीं करता, रादर वो इंसान को फॉलो करता है। नाउ हियर कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द नोवेल, जहां हम जान पाते हैं कि थियो की बीवी केथी का लवर और कोई नहीं बल्कि अलिशिया का हस्बैंड गैब्रियल था। जी हाँ दोस्तों, अब तक पूरी कहानी में जब भी आप केथी के बारे में सुन रहे थे वो 6 साल पहले की बात थी, ना कि प्रेजेंट की। किताब में ऐसा लिखा गया है मानो केथी और थियो की कहानी भी पैरेलल में चल रही है थियो और अलिशिया की कहानी के, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अलिशिया की डायरी एंट्रीज 6 साल पुरानी है, वैसे ही थियो और केथी वाली कहानी भी 6 साल पुरानी है। बेसिकली यहाँ टाइमलाइन के साथ खेला गया है, जिसे किताब पढ़ते वक्त आप इनिशियली समझ ही नहीं पाएंगे। तो हाँ, 6 साल पहले जब थियो अपनी बीवी को गैब्रियल के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा था, तो यहाँ थियो गैब्रियल का पीछा किया और उसे गैब्रियल का एड्रेस मिल गया। सो दिस मींस कि थियो ही 6 साल पहले गैब्रियल की फैमिली यानी अलिशिया को स्टॉक कर रहा था। जी हाँ, थियो वाज द स्टॉकर, और एक दिन मौका पाके वो मास्क पहन के चाकू लिए अलिशिया के घर में घुस जाता है। फिर वहाँ गैब्रियल भी आया, जिसे थियो बंदी बना लिया। थियो यहाँ अलिशिया और गैब्रियल के सामने सब कुछ बता दिया, यानी कि वो बोला कि कैसे गैब्रियल और केथी का अफेयर चल रहा है। थियो यहाँ गैब्रियल को एक चॉइस देता है, सेइंग कि आज मैं या तो तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारी बीवी अलिशिया को मार दूंगा, चॉइस इज योर्स। यहाँ गैब्रियल तुरंत कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, इंप्लाइंग कि थियो अलिशिया को मार दे। नाउ दिस वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर अलिशिया, क्योंकि उसके जिंदगी में सभी उसके मरने के लिए ही विश कर रहे थे, बीट हर फादर, मदर और इवन हर हस्बैंड। नाउ ऐसे में थियो एक गोली ऊपर छत पे चलाता है, देन गन नीचे रख देता है और अलिशिया को अनटाई करके वहां से चला जाता है। अलिशिया जो कि ट्रिगर्ड थी, वो गन उठाती और अपने हस्बैंड को 5 गोली मार देती है। यानी कि अलिशिया खुद ही अपने हस्बैंड को मारी थी, लेकिन सब कुछ हुआ था थियो की वजह से। इनफैक्ट यहाँ वाकई में 6 गोली चली थी, जहाँ 5 अलिशिया चलाई थी गैब्रियल को मारने के लिए और 1 गोली छत पे थियो चलाया था। थियो जब पहली बार ग्रोव में आया था, तभी अलिशिया उसे पहचान गई थी और अलिशिया जानबूझकर थियो को झूठी कहानी बताई टू टेस्ट हिम। थियो जो कि सब जानता था कि ये सब कैसे हुआ होगा, उसे अब ये जानना था कि सिर्फ एक चीटिंग के कारण अलिशिया इतनी ट्रिगर्ड कैसे हो सकती है कि वो अपने पति को 5 गोली मार दे। तो इसीलिए थियो अलिशिया के पूरी बैक स्टोरी को पता लगाना चाहता था, ताकि वो साइकोलॉजिकल एंगल से इस चीज को प्रूव कर सके, मतलब अपने मन में अपने आप को प्रूव कर सके कि प्रॉब्लम अलिशिया के अंदर है, मेरे अंदर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब अलिशिया बोलने लग गई तो थियो कहीं ना कहीं डर गया कि सच बाहर आ जाएगा, और वही अलिशिया को ओवरडोज करके कोमा में पहुंचा दिया है। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इस पॉइंट पे इंद्र और थियो अलिशिया के कमरा खाली करते हैं और यहाँ थियो को अलिशिया की डायरी नहीं मिलती। ग्रोव भी अब बंद होने वाला था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, और थियो अपने एंड से सारे लूज एंड्स को क्लोज कर चुका था। और इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स को भी एक्चुअल स्टोरी तो पता चल ही चुकी है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि द ग्रोव के बंद होते ही थियो को ऑलरेडी एक दूसरी साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में सीनियर पोजीशन मिल गई थी। थियो यहाँ रिवील करता है कि पिछले साल ही वो अपनी पत्नी केथी के साथ अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गया है। थियो की पत्नी केथी अब भी उसके साथ है और थियो शायद उसे आज तक कन्फ्रंट किया ही नहीं। ऑल्दो केथी अब पहले जैसी नहीं रही, रादर वो एकदम इमोशनलेस मूर्ति जैसी बन गई है। क्यों? क्योंकि वो जिस इंसान को चाहती थी उसकी तो मौत हो चुकी है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि केथी भी डिप्रेस्ड है और वो बस कहने को जिंदा है, लाइक अ घोस्ट। विजन में थियो अपने घर पे केथी को अलिशिया के ओवरडोज के बारे में बताता है, लेकिन केथी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। अब कुछ समय बाद थियो के घर पे पुलिस आती है और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल अलिशिया के कोमा में जाने के बाद जॉन फेलिक्स अलिशिया के आर्ट सप्लाईज वगैरह को वापस लेने गया था, जहाँ एक वुडन ड्रॉइंग फ्रेम के पीछे उसे अलिशिया की डायरी छुपी हुई मिलती है। कोमा में जाने से पहले अलिशिया अपनी डायरी में सब कुछ सच सच लिख दी थी, यानी कि यहाँ वो रिवील कर दी थी कि थियो क्या सब किया था। जॉन फेलिक्स ये डायरी पुलिस को दिया और पुलिस इस बारे में थियो से बात करने आई थी। थियो को पता चल जाता है कि अब वो शायद नहीं बच सकता, बट फॉर सम रीजन वो थोड़ा चैन की सांस लेता है। यहीं पे द साइलेंट पेशेंट नोवेल की कहानी खत्म हो जाती है। नोवेल की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर पॉल शेल्डन से होती है, जिसकी याददाश्त तो थोड़ी धुंधली सी थी। वो बार बार होश खो रहा था, फिर होश में आ रहा था और उसे बहुत तेज दर्द भी था। उसे ऐसा फील होता है कि एक औरत उसे सीपीआर दे रही है एंड अगेन वो डीप स्लीप में चला जाता है। जब उसे थोड़ा होश आता है तो वो खुद को बेड पे पाता है और उसके बगल में एक औरत बैठी थी जिसके हाथ में एक किताब थी। इस किताब का ऑथर पॉल खुद था। जी हाँ, पॉल एक राइटर था और पूछने पे पॉल को पता लगता है कि ये लोग साइड वाइंडर कोलोराडो में हैं। ये औरत अपना नाम एनी विल्क्स बताती है और वो खुद को पॉल की नंबर 1 फैन कहती है। यहाँ पॉल अब भी दर्द में था, स्पेशली लेग्स, और उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था।
बस उसे इतनी सी बात पता थी कि ये औरत उसे कुछ पिल्स खिला रही थी जिससे पॉल का दर्द थोड़ा कम होता था। तो अब तक पॉल को इस जगह पे कुछ दिन हो गए थे और वो एनी को प्रॉपरली देख पाया था, जो कि पॉल के हिसाब से काफी लंबी चौड़ी औरत थी। एनी हर 6 घंटे पे पॉल को नॉवरिल नामक 2 पेन किलर्स देती थी। जैसे जैसे पॉल मेंटली थोड़ा स्टेबल हो रहा था, उसे 3 चीजें पता चल जाती है। पहली बात यह है कि एनी के पास ढेर सारे पेन किलर्स यानी नॉवरिल थे। देन पॉल नॉवरिल का एडिक्ट बन चुका था और एनी डेंजरसली क्रेजी है। क्यों? क्योंकि पॉल का जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई सेन इंसान उसे अस्पताल लेके जाता, ना कि अपने घर पे रख के उसका इलाज करने लगता। अब यहाँ एनी कहती है कि वो पॉल की बहुत बड़ी फैन है, इतनी कि वो पॉल के सारे नॉवेल्स को 5-6 बार पढ़ चुकी है, बारिंग द रीसेंट वन। एक्सीडेंट के बाद से एनी के पास पॉल की वॉलेट थी और जब पॉल अपने वॉलेट के बारे में पूछता है तो एनी कहती है कि मैं उसे सुरक्षित अपने पास रखी हूँ। एनी तुरंत पॉल से यह भी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ चोरी कर लूंगी। इस पॉइंट पे एनी के एक्सप्रेशंस डार्क होने लग गए थे और इससे डरते हुए पॉल बहाना बना के टॉपिक चेंज कर देता है। आगे हम जान पाते हैं कि कैसे एनी पॉल को लेके यहाँ तक आई। दरअसल एनी अपने लाइफ स्टॉक के लिए खाना लेने साइड वाइंडर गई थी और वहां स्टोर पे एनी को पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है। ऐसे में एनी को वापस अपने फार्म पे आना था ताकि वो अपने एनिमल्स को खाना खिला सके, क्योंकि एनी के घर के आसपास कोई नहीं रहता। कई मील दूर एनी के नेबर्स रॉयडमैन्स रहते हैं और वो एनी को पसंद नहीं करते। खैर जब एनी वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे पॉल की गाड़ी पलटी हुई मिलती है और वो पॉल को बचा के अपने घर तक लेके आ गई। इस एक्सीडेंट में पॉल के पैर बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, इतने कि पॉल अब भी उन्हें बिना तीव्र दर्द के हिला भी नहीं सकता था। इन बातों के थ्रू हम एक इंटरेस्टिंग चीज जान पाते हैं विच वाज कि एनी के एक पिग का नाम मिजरी है और पॉल जो किताबें लिखता है उनमें उसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका भी नाम मिजरी ही है। खैर अब पॉल को याद आता है कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वो अपने यूजुअल होटल में था जहां वो अपनी किताबें लिखता है सिंस 1974 और तुरंत ही वो अपनी एक नई नोवेल फास्ट कार्स कंप्लीट किया था। वैसे फास्ट कार्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, बस उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुई थी। और पॉल की जो लेटेस्ट पब्लिश नोवेल मिजरी चाइल्ड थी उसमें पॉल ने अपनी बुक की मेन कैरेक्टर मिजरी को ही मार दिया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि उसे मिजरी कैरेक्टर पसंद नहीं थी। तो उसी को सेलिब्रेट करने और नए किताब फास्ट कार्स को कंप्लीट करने की खुशी में पॉल पी के गाड़ी ड्राइव करने निकलता है और बगल से सिगरेट लेने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्सीडेंट के बाद तो एनी उसे बचा के अपने घर ले ही आई और पिछले 2 हफ्ते से पॉल यही है जहां उसका खाना पीना आईवी से चल रहा था और उसके पैर टूट के बिल्कुल नाकाम पड़ चुके थे। एनीवेज कुछ समय के बाद एनी नॉवरिल और पानी लेके आती है और यहाँ एनी रिवील करती है कि वो फाइनली पॉल की लेटेस्ट बुक मिजरीज चाइल्ड खरीद के ले आई है जिसे अब वो पढ़ेगी। पॉल यहाँ दर्द में एनी से नॉवरिल मांग रहा था लेकिन वो पॉल को इग्नोर करते हुए अपनी ही बात किए जा रही थी। एनी कहती है कि उसे पॉल के बैग में रखे उसकी आने वाली किताब फास्ट कार्स की मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसे वो पढ़ेगी। यहाँ अगेन पॉल बार बार एनी से पेन किलर मांग रहा था और फाइनली एनी उसे पेन किलर देती तो है लेकिन बिना पानी के। वो कहती है कि पॉल एक बेबी की तरह है लेकिन अच्छा वाला। इनफैक्ट वो और पॉल यहाँ खुश रहने वाले हैं। अब इस पॉइंट तक पॉल को समझ आ गया था कि एनी बहुत अजीब है जो कि उसे यहाँ से जाने नहीं देगी शायद, लेकिन पॉल के पैर में इतनी तेज दर्द थी कि ना तो वो हिल सकता था और उसे हमेशा नॉवरिल चाहिए होता था टू रिड्यूस द पेन। अगली सुबह एनी पॉल के लिए सूप लाती है और यहाँ वो कंप्लेन करती है कि कैसे पॉल की किताब फास्ट कार्स अच्छी नहीं है। एनी गुस्सा होने लगती है और गुस्से में ही सूप पॉल पे गिर जाती है। इसके लिए एनी पॉल को ही ब्लेम करती है और पॉल डर के मारे सॉरी भी कहता है। एनी यहाँ गुस्से में सूप वाली बोल दीवार पे दे मारती है एंड देन काम डाउन होके कहती है कि मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। पॉल दोबारा सॉरी कहता है और एनी कहती है कि तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए फॉर दिस नॉनसेंस बुक। एनी डिसाइड्स कि वो फास्ट कार्स पढ़ने के बजाय अब मिजरीज चाइल्ड पढ़ेगी। अब आगे एनी का बर्ताव और बदलता है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉल को टाइम पे उसका पेन किलर तो देती है लेकिन वो पॉल को इसे गंदे फ्लोर वॉश किए हुए सोपी वाटर के साथ लेने कहती है। पॉल डरते हुए गंदे पानी के साथ पिल्स खाता है। अब अगले कुछ दिनों में पॉल डिड्यूस कर लिया था कि एनी पक्का पहले नर्स रह चुकी है, तभी उसे इंसानों की देखभाल करने की इतनी नॉलेज है। ऑल्दो एनी को जरूर उसके जॉब वगैरह से निकाला गया होगा क्योंकि वो नॉर्मल औरत बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट तक पॉल एनी से इतना डरने लगा था कि उसे एनी के नाइटमेयर्स भी आने लग गए थे। खैर अगली सुबह एनी पॉल के कमरे में आती है और एनी काफी गंभीर और गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि वो मिजरीज चाइल्ड बुक
बुक खत्म कर ली थी और उसे पता चल गया था कि किताब में पॉल मेन कैरेक्टर मिजरी को मार दिया है। एनी इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और पॉल डरते हुए एक्सप्लेन करता है कि वो कहानी 1871 में सेट है जब औरतें चाइल्ड बर्थ के दौरान काफी ज्यादा मारी जाती थी और ऐसे ही मिजरी भी मारी गई। लेकिन एनी का कहना था कि पॉल ही इस इमेजिनरी कैरेक्टर मिजरी का कत्ल किया है क्योंकि पॉल ही तो किताब लिखा है। एनी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था एंड इन द एंड वो पॉल को उसके कमरे में ही लॉक करके कहीं तो चली जाती है। अब भले आप लिसनर्स को ये बात नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन लेट मी टेल यू कि एनी पॉल को 51 घंटे यानी 51 आवर्स के लिए यहाँ अकेला छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, पॉल 51 आवर्स से दर्द में था, भूखा था, प्यासा था, हिल तक नहीं सकता था और बिस्तर पे एक पोजीशन में ही सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पॉल पहली बार थोड़ा बहुत हिल के अपना ब्लैंकेट्स हटा के अपने लेग्स को देख पाया और उसके पैर का लेफ्ट नी बुरी तरह से टूटा हुआ था। इनफैक्ट दोनों पैर में एल्युमिनियम क्रचेस से किसी तरह स्प्लिंट लगाए गए थे। इन शॉर्ट पॉल के पैर बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे जिससे शायद वो लाइफ टाइम फुली हील ना कर पाए। एक पॉइंट पे तो पॉल इतना प्यासा भी था कि वो अपने खुद के पी को हाथ में कलेक्ट करके पीने की कोशिश भी करता है। खैर एनी 51 घंटे बाद वापस आती है और उसका कहना था कि वो पॉल की मदद करेगी, लेकिन उससे पहले पॉल को कुछ करना होगा। क्या? वेल एनी चाहती थी कि पॉल अपने अपकमिंग बुक फास्ट कार्स के मैन्युस्क्रिप्ट को अपनी हाथों से जला दे क्योंकि ये किताब एनी के हिसाब से बेकार थी। अब पॉल के पास अपनी इस रिसेंटली लिखी किताब के मैन्युस्क्रिप्ट की दूसरी कॉपी नहीं थी, यानी अगर ये मैन्युस्क्रिप्ट जला तो पॉल के सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, किताब छप ही नहीं पाएगी। इसलिए पॉल पहले तो मना करता है, लेकिन एनी पॉल को 4 नॉवरल पिल्स देने का वादा करती है। नॉवरल पिल्स के कारण ही तो पॉल का दर्द कम होता था, तो ऐसे में पॉल न चाहते हुए भी फास्ट कार्स के मैन्युस्क्रिप्ट को जला देता है और एनी फिर उसे नॉवरल देती है। दवा खा के पॉल को नींद आने लगती है और पॉल मन में सोचता है कि वो एनी को जान से मार डालेगा। अब जब पॉल की नींद खुलती है तो वो खुद को व्हील चेयर पे पाता है। एनी कहती है कि वही पॉल को व्हील चेयर पे बैठाई है एंड ये उसकी तरफ से पॉल के लिए गिफ्ट है। वैसे एनी का कहना था कि वो पॉल को एक और गिफ्ट कल देने वाली है। हाँ, अगली शाम एनी पॉल को उसका सेकंड गिफ्ट देती है विच वाज टाइपराइटर। जी हाँ दोस्तों, एनी चाहती थी कि पॉल अब एक नई किताब लिखे जिसमें वो कैरेक्टर मिजरी के रिटर्न को बढ़िया से प्रस्तुत करे। पॉल कहता है कि मिजरी तो लास्ट नोवेल में मारी गई, लेकिन एनी वाज लाइक उसे कैसे भी वापस लाओ। इनफैक्ट अगर पॉल मिजरीज रिटर्न को फिनिश करेगा तो वो उसे जाने देगी। इस पॉइंट पे पॉल को भी पता था कि एनी उसे कभी नहीं जाने देने वाली। स्टिल पॉल अग्रीज कि वो मिजरीज रिटर्न नोवेल लिखना शुरू करेगा। ये सुन के एनी वाज वेरी हैप्पी और वो पॉल के लिए सब कुछ जुगाड़ करने लगती है। लाइक इस मिजरी बुक सीरीज के सारे बुक्स को एक जगह बाइंड करना ताकि पॉल उसे रेफर कर सके व्हाइल राइटिंग द न्यू बुक। देन पॉल का अच्छे से ख्याल रखना ताकि पॉल बुक लिखने में सक्षम हो सके, वगैरह वगैरह। तो अगली सुबह एनी पॉल को उसके व्हील चेयर पे बिठा के विंडो के पास ले जाती है और कई हफ्तों बाद पॉल पहली बार डायरेक्ट सनलाइट को अपने स्किन पे फील कर पा रहा था। यहाँ पॉल एनी के द्वारा लाए गए टाइपिंग पेपर्स को चेंज करने कहता है और इस पे एनी कहती है कि वो सबसे महंगा टाइपिंग पेपर लेके आई है। इस पे पॉल वाज लाइक हर महंगी चीज बेस्ट नहीं होती। ये सुन के एनी वापस गुस्सा होने लग गई थी और एनी कहने लगती है कि तुम किताब लिखने के बजाय बहाने बना रहे हो। इस पे पॉल टाइपिंग पेपर्स को लेके कुछ टेक्निकल बातें कहने लग जाता है जिसे सुनकर एनी थोड़ा कन्विंस होती है। एनी दूसरा टाइपिंग पेपर लाने के लिए मान तो जाती है, हाउएवर वो पॉल को क्लियर वार्निंग देती है कि अगर मेरे साथ माइंड गेम्स या चालाकी करने की कोशिश करोगे तो वो भारी पड़ेगा। मैं भले भोंदू दिखती होंगी लेकिन एक्चुअली में मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद एकदम से एनी पॉल की तरफ चार्ज करके उसकी लेफ्ट नी पे एक मुक्का मार देती है। जी हाँ दोस्तों, एनी वाज क्रेजी और इस मुक्के से पॉल दर्द में बहुत चिल्लाता है एंड एनी वाज लाइक कि खूब चिल्लाओ क्योंकि यहाँ तुम्हारी चीख कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे पागल समझते हैं और इसलिए मेरे घर पे कोई भी नहीं आता। एनी ये तक बताती है कि उसे पहले किसी केस में कन्विक्ट भी किया गया था लेकिन उसे गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सका। ऑल्दो सब लोग आज तक यही सोचते हैं कि एनी वाज गिल्टी और यहाँ एनी क्रीपली स्माइल करके कहती है कि सब लोग सही सोचते हैं। खैर तो इसके बाद एनी नए टाइपिंग पेपर्स लाने जाती है और एनी के जाते पॉल तुरंत एक बॉबी पिन की मदद से अपनी लॉक डोर को किसी तरह ओपन करता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो दर्द में कराहते हुए व्हील चेयर पे ही गुरक के अब बाहर निकलता और बाथरूम में से कुछ नॉवरल पिल्स चुरा लेता है। पॉल को यहाँ घर में एक टेलीफोन भी मिल जाती है, ऑल्दो ये फोन काम नहीं कर रही थी। तभी एकदम से पॉल को एनी के कार की आने की आवाज सुनाई देती है और वो हड़बड़ाते हुए व्हील चेयर चला के अपने कमरे में वापस भागता है। हड़बड़ी में डोर के लॉक में बॉबी पिन टूट के अटक गया था और नॉवरल पिल्स
डिवाइस पॉल के लैब में ही रह गए थे। अब जब एनी कमरे में आती है तो उसे पॉल पे थोड़ा शक होता है क्योंकि वो लैब में कुछ तो छिपा रहा था और पॉल पसीने में लथपथ भी था। लेकिन पॉल किसी तरह बहाना बना देता है कि उसे बहुत दर्द है और वो हाथ से अपनी पी को रोकने की कोशिश कर रहा है। फॉर्चुनेटली एनी पॉल के बहानों को मान लेती है और उसकी दवा लाने चली जाती है। मौका पाके पॉल नोवरिल पिल्स को अपने मैट्रेस के नीचे छिपा देता है और जब एनी आती है तो पॉल उसके द्वारा दिया गया पिल्स खा के सो जाता है। तो इस पॉइंट से शुरू होता है नोवेल का दूसरा भाग विच इज कॉल्ड मिजरी। इस भाग में पॉल जबरदस्ती मिजरीज रिटर्न किताब लिखने लगा है और वो जबरदस्ती इसे एनी विल्क्स को डेडिकेट कर रहा है। पॉल किताब के 3 पन्ने लिखता है जहां डॉक्टर की मदद से मिजरी फाइनली बच गई और पिछले किताब में दिखाई गई मौत मिजरी के हस्बैंड की बस इमेजिनेशन थी। अब एनी इसे पढ़ती और वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती वाली रिटर्न लग रही थी। एनी के हिसाब से कहानी में काफी कंटिन्यूटी एरर है। फॉर एग्जांपल पिछले किताब में डॉक्टर को आने में देर हो गई थी, तो ऐसे में यहाँ डॉक्टर कैसे समय पे पहुंच गया? नाउ एज यूजुअल एनी का गुस्सा बढ़ने लगा था और वो पॉल की तरफ गुस्से में बढ़ती है। ऑल्दो पॉल को इस बार चोट नहीं पहुंचाती। वो पॉल से कहती है कि पॉल को फिर से लिखना होगा एंड ही नीड्स टू फिक्स दिस। पॉल भी सोचता है कि वाकई वो ये किताब मन से तो नहीं ही लिख रहा था, तो क्यों ना वो एक बार दिल लगा के मिजरीज रिटर्न किताब लिखे। सो यस, पॉल अच्छे से बुक लिखने की ठान लेता है और कुछ दिन राइटर्स ब्लॉक फेस करने के बाद पॉल को एक आइडिया आता है जिसे वो तुरंत पेन डाउन करना यानी लिखना शुरू करता है। उस दिन पॉल एकदम खो के काफी देर मिजरीज रिटर्न लिखता है और एनी उसे लिखते देखती है। यहाँ पॉल किताब का प्लॉट ही चेंज कर चुका था। इनफैक्ट उसकी ये वाली बुक थोड़ी ज्यादा डार्क और गॉथिक थी, मोर लाइक जिस तरह के डार्क सिचुएशन में पॉल खुद फंसा है। तो हाँ, नई कहानी में डॉक्टर लेट आके भले मिजरी को मृत बता दिए थे, लेकिन वो एक गलत डायग्नोसिस था। फाइनली टूम वगैरह के अंदर डाले जाने के बाद भी मिजरी सरवाइव करी और टूम के अंदर से स्क्रैचिंग आवाज को सुनकर लोग उसे बाहर निकाले। अब किताब के अंदर तो मिजरी वाला प्लॉट को बहुत एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं यहाँ नोवेल कास्ट में आपको वो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम मेन प्लॉट पे चलते हैं जहां पॉल और एनी की कहानी चल रही है। सो फाइनली एनी को ये वाला वर्जन काफी पसंद आ रहा था और वो पॉल से जोकिंगली कहती है कि अगर पॉल ये किताब खत्म नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। नाउ जब एनी कमरे से बाहर जा रही थी तो पॉल डोरवे पे अपने व्हीलचेयर हब्स का ब्लैक मार्क नोटिस करता है। अब अगर एनी ये ब्लैक मार्क देख लेती तो वो समझ जाती कि पॉल उसके एब्सेंस में घर के अंदर व्हीलचेयर पे घूमा था। ऐसे में पॉल का अगला मिशन काइंड ऑफ यही रह गया था कि उसे ब्लैक मार्क को किसी तरह मिटा देना है। खैर कुछ समय बाद एनी भागते हुए पॉल के कमरे में आती है और वो पॉल के मुंह में कपड़ा डाल के उसे हैंडकफ कर देती है। क्यों? क्योंकि एनी के घर के बाहर एक इंसान आया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एनी पॉल को वार्न करती है कि अगर वो थोड़ी सी भी आवाज किया तो वो पहले उस आदमी को मारेगी, देन पॉल को और फाइनली खुद को। नाउ पॉल खिड़की से देख पाता है कि वो आदमी एनी को एक पेपर देता है और एनी उस आदमी पे काफी चिल्लाती है। वो आदमी बिना कुछ एक्सप्रेशंस दिए वापस चला जाता है, जिसके बाद एनी पॉल के कमरे में आती है। एज इट टर्न्स आउट कि एनी के प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ गया है और क्योंकि एनी अपने प्रॉपर्टी टैक्स को टाइम पे नहीं करी है, वो अपने घर को बेच भी नहीं सकती। ये सुन के पॉल कहता है कि मेरे वॉलेट में $400 थे, तुम चाहो तो उन पैसों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दो। बेसिकली पॉल यहाँ जानबूझकर एनी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था ताकि मौका पाके वो एनी के अगेंस्ट जा सके। वहीं एनी पॉल के इस मूव से खुश होकर उसे किस करती है। वो पैसे लेके अपना टैक्स पे करने चली जाती है और जाने से पहले वो पॉल को उसके व्हीलचेयर पे बैठा देती है एज आस्क्ड बाय पॉल, क्योंकि पॉल का कहना था कि वो किताब लिखेगा। तो हाँ, एनी के जाते पॉल बॉबी पिन से फिर लॉक खोलता है, देन ब्लैक मार्क को मिटा देता है और इसके बाद ज्यादा कुछ और स्टंट नहीं ट्राई करता, बल्कि किताब लिखने पे ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि एनी को शक भी तो नहीं होना चाहिए, जब वो वापस आएगी तो कुछ पेजेस तो लिख के रखना है। तो हाँ, एनी के आने तक पॉल 5 पेज लिख लिया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि फास्ट कास्ट लिखते वक्त पॉल एक दिन में 2 से 4 पेजेस ही लिख पाता था, लेकिन अभी वो कुछ ही घंटों में 5 पेजेस लिख ले रहा था। इनफैक्ट एक दिन में तो वो कई बार 12 पेजेस तक लिख लेता था। वहीं एनी भी खुश थी क्योंकि नोवेल पे काम बढ़िया से चल रहा था और अब वो नोवेल कंप्लीट होने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वो पूरी किताब एक बार में पढ़ेगी। खैर अगला हफ्ता नॉन इवेंटफुल था। ऑल्दो पॉल एनी के शरीर पे रेड मार्क्स देखता है। इनफैक्ट एनी अच्छे मूड में भी नहीं थी और इससे पॉल डिड्यूस कर लेता है कि क्योंकि एनी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो कभी कभी डिप्रेसिंग मोड में जाती है ड्यू टू स्मॉल चेंजेस लाइक वेदर, और ऐसे में वो खुद को मारती पीटती है जिससे उसके गाल और शरीर वगैरह पे रेड मार्क्स थे। अब ये तो और भी डरने वाली बात थी क्योंकि पता नहीं एनी अपने गुस्से में पॉल के साथ क्या कर बैठे। इसलिए पॉल अब एनी को बुलाने के बजाय खुद ही सरक सरक के व्हील चेयर पे बैठने लग गया था। अब जब एनी को यह बात पता चलती है कि पॉल खुद से व्हील चेयर पे बैठ पा रहा है तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एनी पॉल से कह देती है कि अब से तुम अपना सारा काम खुद करो। नाउ आफ्टरनून में जब पॉल बेड पे जाने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और इससे वो दर्द में चिल्लाता है। एनी पॉल की मदद करने नहीं आती और डिस्परेशन में पॉल नोवरिल खा के बेहोश हो जाता है। अब जब पॉल की नींद खुलती है तो वो एनी को अपने बेड के पास पाता है और यहाँ एनी के हाथ में एक रैट
ट्रैप था। एनी कहती है कि बारिश के वक्त सेलर में रैट्स आ जाते हैं और इसके बाद एनी एक रैट को ट्रैप से निकाल के उसे अपने हाथों से स्क्वीज करके मार देती है। एनी के हिसाब से ऐसे फंसे हुए रैट्स पुअर थिंग्स है और उनकी सफरिंग को एंड करना चाहिए। जैसे पॉल अभी फंसा हुआ है और इसीलिए वो पॉल को और खुद को भी खत्म कर लेगी। ये सुनते पॉल तुरंत कहता है कि पहले उसे अपनी किताब मिजरीज रिटर्न को खत्म करना है और ये सुन के एनी थम जाती है। यहाँ एनी रैट का खून चाटते हुए कहती है कि पॉल यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और पॉल इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहता। एनी फिर कहती है कि मुझे अब अपने लाफिंग प्लेस पे जाना होगा जहां मैं चिल्ला के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ रही तो काफी डेंजरस हो जाऊंगी। ऐसा कह के एनी पॉल को थोड़ा नॉवल दे देती है एंड देन अपनी कार में अपनी सीक्रेट लाफिंग प्लेस पे चली जाती है। एनी के जाते पॉल व्हीलचेयर पे वापस घर में घूमना शुरू करता है और वो पाता है कि घर के सारे एग्जिट डोर्स पे कई लॉक्स लगाए गए थे। बेसिकली पॉल अभी इस हालात में यहाँ से भाग तो नहीं सकता था। तभी पॉल की नजर कॉफी टेबल के नीचे पड़े एक स्क्रैप बुक पे पड़ती है which was labeled as memory lane। ये एनी की स्क्रैप बुक थी जिसमें उसके लाइफ के कई इंसिडेंट्स थे और पॉल उसे पढ़ने लगता है। तो एनी के पेरेंट्स की शादी बेकर्सफील्ड में 1938 के दौरान हुई थी। देन एनी के ओल्डर ब्रदर का जन्म 1939 में हुआ था और फिर एनी खुद 1943 में जन्मी थी। इसके बाद स्क्रैप बुक के क्लिपिंग में एक आग लगने की खबर थी। जी हाँ, विल्क्स के अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगी जिसमें क्रेनमिट्स फैमिली के 5 लोग जल के मारे गए थे। इस आग में विल्क्स फैमिली में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग वाटर लीक के कारण एक दिन पहले ही बिल्डिंग छोड़ के चले गए थे। इसे पढ़ के इट वाज क्लियर कि वो आग एनी विल्क्स ही लगाई थी, यानी एनी बचपन से ही नॉर्मल नहीं थी। देन अगली पेपर आर्टिकल थी एनी के पिता के मौत की, जो कि 1957 में सीढ़ियों से गिर के मारे गए थे। जाहिर सी बात है कि ये काम भी एनी का ही रहा होगा। देन यूनिवर्सिटी में एनी की रूममेट मारी गई थी, जो कि कैट के डेड बॉडी पे ट्रिप करके सीढ़ियों से गिर के मरी थी। अगेन ये मौत को भी एनी ही अंजाम दी होगी। बेसिकली देखा जाए तो ये स्क्रैप बुक एनी अपने विक्टिम्स की बनाई हुई थी और इससे पॉल समझ गया था कि एनी इंसानों को मारने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाती है। आगे एनी एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स हायर हो गई, जिसके बाद वहां के कई एल्डरली पेशेंट्स मरने लगे। अब क्योंकि एनी ये कत्ले करती थी, वो एक हॉस्पिटल में ज्यादा दिन कभी नहीं टिकती थी और इसी दौरान वो राल्फ डूगन नामक इंसान से शादी कर ली। ये कपल मिलके एक घर खरीद लिए, लेकिन इनकी शादी 1 साल भी नहीं टिक सकी। राल्फ 1980 में डिवोर्स फाइल किया क्योंकि उसके हिसाब से एनी मेंटली क्रूअल थी। नाउ 1981 में एनी अगेन एल्डरली पेशेंट्स को मारना शुरू की और 1982 में वो मैटरनिटी डिपार्टमेंट की हेड नर्स बन गई, यानी कि यहाँ वो नवजात बच्चों को मारने लग गई और जून के महीने में उस पे एक इन्फेंट को मारने का इल्जाम भी लगा। अब क्योंकि एनी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे तो एनी को सजा नहीं हुई, लेकिन सबको कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि एनी इज डेंजरस, जिस वजह से उसे ड्रैगन लेडी निकनेम दिया गया। इतना ही नहीं, आगे स्क्रैप बुक में किसी यंग मैन के मरने की खबर थी नियर ग्राइडर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। उस आदमी के बॉडी पार्ट्स हाईवे 9 पे मिले एंड इट वाज क्लियर कि ये काम भी एनी का ही था। स्क्रैप बुक की आखिरी क्लिपिंग पॉल के गायब होने की थी, व्हिच मींस कि पॉल ही एनी का अगला खिलौना विक्टिम है। ये पढ़ के पॉल की रोने जैसी हालत हो चुकी थी और वो बहुत डरा हुआ था। पॉल समझ पाता है कि एनी को कत्ल करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। उसके हिसाब से 3 तरह के लोग होते हैं एंड दे आर ब्रैट्स, पुअर थिंग्स एंड एनी खुद। एनी जिन्हें पुअर थिंग्स यानी बेचारे लोग समझती है उन्हें मार देती है, जैसे बीमार ओल्ड पीपल या फिर ऐसे नवजात बच्चे जिनमें किसी तरह का डिफेक्ट हो। कभी कदार तो वो हेल्दी लोगों को भी मारती है और देखा जाए तो पॉल भी एनी के लिए एक बेचारा आदमी है जिसके पैर नाकाम है और वो फंसा हुआ है। इस पॉइंट पे पॉल को समझ आ चुका था कि अगर उसे बचना है तो उसे एनी को ही मारना होगा। इसलिए पॉल एक लॉन्ग बुचर नाइफ अपने मैट्रेस के नीचे छिपा लेता है और फिर सो जाता है। नाउ जब एनी वापस घर आती है तो वो पॉल को इंजेक्शन देके ड्रग कर देती है। तो अब जब पॉल की आंख खुलती है तो वो हेविली ड्रग्ड था और यहाँ एनी पॉल को एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज देती है। गुड न्यूज ये कि पॉल की एक्सीडेंट वाली कार हेवी रेन की वजह से बह गई, यानी अब पॉल को दुनिया कभी नहीं ढूंढ पाएगी। एंड बैड न्यूज ये कि एनी को पता है कि पॉल उसका स्क्रैप बुक पढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एनी अपने स्क्रैप बुक में 3 हेयर्स को बाइंड करके रखी हुई थी और जैसे ही पॉल स्क्रैप बुक खोला वो हेयर्स टूट गए और इससे जब एनी वापस अपनी बुक चेक करी तो उसे पता लग गया कि कोई तो उसकी किताब को छेड़ा है और घर में सिर्फ पॉल ही है तो ऑफ कोर्स पॉल ही पढ़ा होगा। एनी बताने लगती है कि कैसे वो हिचहाइकर को मारी क्योंकि वो एनी से झूठ बोला कि वो आर्टिस्ट है। एनी और वो लवर्स थे और जब एनी को पता लगा कि वो बेकार आर्टिस्ट है तो एनी उसे मार दी। इनफैक्ट वो इतने शातिर तरीके से बॉडी को डिस्पोज की कि पुलिस को 1 साल बाद बॉडी मिली और मारने वाले का कोई सबूत नहीं मिला। कमिंग टू पॉल, एनी कहती है कि उसे पता है कि पॉल कई बार कमरे से बाहर निकला है क्योंकि पहली बार ही उसे टूटा हुआ बॉबी पिन लॉक में मिल गया था। एनी गुस्से में पॉल से पूछती है कि वो कितनी बार आज तक बाहर गया है और पॉल डरते हुए कहता है 3 बार। अब भले पॉल सच कह रहा था लेकिन एनी का मानना था कि पॉल ज्यादा बार
बाहर गया है और इस टेंस माहौल में पॉल एनी से किसी भी बात पे बहस करना ही नहीं चाहता था। तो पॉल मान लेता है कि ठीक है, मैं बहुत बार बाहर गया। एनी यहाँ वो बुचर नाइफ भी निकालती है, सेइंग कि इसे ये पॉल के मैट्रेस के नीचे पाई। इस पॉइंट तक पॉल की डर से हालत खराब थी, ऑल्दो पॉल वंडर कर रहा था कि एनी उसे प्री ऑप इंजेक्शन शॉट क्यों दी है। तभी एकदम से एनी एक कुल्हाड़ी लेती है, साथ ही एनी के पास एंटीसेप्टिक वाली लिक्विड भी थी। इसका मतलब समझे, एनी यहाँ एक्स से पॉल का एक पैर काटने वाली थी फॉर पनिशमेंट। जी हाँ दोस्तों, एनी सिर्फ 2 बार में ही पॉल का लेफ्ट लेग काट देती है और फिर वो कहती है कि आई एम ए ट्रेन्ड नर्स। देन वो वुंड पे एंटीसेप्टिक लिक्विड डालती है, वुंड को ब्लो टॉर्च से रोकती है और इसी बीच पॉल दर्द में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। देन एनी पॉल का कटा पैर लेके चल देती है और पॉल बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से किताब का तीसरा भाग शुरू होता है, विच इज नेम्ड एज पॉल। तो अब पॉल के अंदर एनी के खिलाफ जाने की हिम्मत टूट चुकी थी। वहीं एनी अब अच्छे मूड में दिख रही थी, जहां वो पॉल का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही थी। एनी पॉल को मिजरीज रिटर्न की कहानी बताने कहती है, लेकिन पॉल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भले मैं अच्छा राइटर हूं, लेकिन मैं स्टोरी अच्छे से सुना नहीं पाता। तो हाँ, जब किताब खत्म हो जाए तो तुम खुद इसे पढ़ लेना। अब ये सुन के एनी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो इसे जाने देती है। आगे के दिनों में पॉल के टाइपराइटर के कुछ कीज टूट गए थे और पॉल इस बारे में बार बार कंप्लेन करने लग गया था। एनी को ये बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि एनी के हिसाब से ये बेस्ट टाइपराइटर थी और वो बड़ी मुश्किल से इसका इंतजाम की थी। तो हाँ, ऑफ कोर्स एनी को इससे गुस्सा आएगा, और गुस्सा आया मतलब अंजाम तो भुगतना पड़ेगा पॉल को। वेल, एनी इलेक्ट्रिक नाइफ से पॉल का एक अंगूठा ही काट देती है। इस नए घाव के कारण पॉल 1 महीने तक अपनी किताब पे काम नहीं कर पाता, ऑल्दो वो टाइपराइटर को उठा के एक्सरसाइज जरूर कर रहा था उसे फेंकने के लिए। क्यों, वो आपको आगे अपने आप पता चल जाएगा। तो एक दिन पॉल अपनी बेडरूम विंडो के बाहर स्टेट पुलिस की कार देखता है और पॉल सोचता है कि वो चिल्ला के उनसे मदद मांगेगा, लेकिन पॉल के अंदर एनी का इतना डर था कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। पुलिस ऑफिसर एक यंग मैन था और बहुत हिम्मत करके फाइनली पॉल हेल्प मी चिल्लाता है। ये सुन के पुलिस वाला तुरंत सतर्क हो जाता है और पॉल अपनी खिड़की की ग्लास एस्ट्रे फेंक के तोड़ता है और पुलिस वाले को एनी से बचने कहता है। ये पुलिस वाला तुरंत पॉल को पहचान जाता है, क्योंकि पॉल काफी फेमस राइटर था जो कि बहुत समय से मिसिंग था। तभी एकदम से एनी अपने राइड ऑन लॉन मोवर पे आती है और वो ऑफिसर को क्रॉस से स्टैब कर देती है। फिर वो ऑफिसर को कई बार स्टैब करती है और वो पॉल की तरफ देख के क्रीपीली स्माइल करती है। ऑफिसर इंजर्ड हालत में भी अपनी गन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनी अपने लॉन मोवर से उनका सर ही कुचल देती है। तो इसके बाद एनी पॉल के पास आती है और कहती है कि तुमसे मैं बाद में डील करूंगी, पहले वो रायता साफ कर दो जो तुम्हारी वजह से नीचे फैला है। बेसिकली एनी यहाँ पुलिस वाले के मौत का ब्लेम पॉल पे डालती है, सेइंग कि अगर पॉल चिल्ला के पुलिस को सतर्क नहीं करता तो वो पुलिस वाले को नहीं मारती। तो साफ सफाई करने के बाद वो पॉल को बेसमेंट डोर तक व्हीलचेयर पे लेके जाती है। देन वो पॉल को फूड, पेन किलर्स वगैरह देती है और अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान करने लगती है। एनी को पता था कि क्योंकि वो एक पुलिस वाले को मार डाली है तो तहकीकात करते हुए 2 और पुलिस वाले इस जगह पे जरूर आएंगे। इसके लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी रचती है कि वो उन 2 पुलिस वालों को ये कह देगी कि वो पहले वाले पुलिसमैन से मिली थी और उन्हें पीने के लिए पेप्सी दी थी। मीनवाइल वो आज रात ही इस मारे गए पुलिस वाले की कार अपनी लाफिंग प्लेस पे छिपा देगी और यहाँ से ऑपोजिट रास्ते में एक खाली पेप्सी कैन फेंक देगी, जिसपे वो मारे गए पुलिसमैन की फिंगरप्रिंट्स डाल देगी। इससे होगा ये कि एनी चालाकी से ये फेक एविडेंस प्लांट कर देगी, जिसको पाकर आने वाले 2 पुलिस वाले यहाँ से दूर चले जाएंगे। नाउ एनी पॉल को वार्न करती है कि अगर इस बार तुम कोई भी आवाज निकाले तो पहले मैं उन 2 पुलिस को मारूंगी, साथ ही तुम्हें भी मारूंगी और फाइनली खुद को खत्म कर लूंगी। एनी यहाँ ये तक कहती है कि क्योंकि पास्ट में उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो पुलिस वाले 1 हफ्ते में सर्च वारंट लेकर यहाँ फिर आएंगे और उससे पहले ही पॉल को अपनी नोवेल खत्म करनी होगी। जाने से पहले एनी पॉल से क्लियरली कहती है कि अगर बुक का सवाल नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी ही मार देती। एनी के हिसाब से मिजरीज रिटर्न बेस्ट बुक होने वाली है एंड शी कैन नॉट वेट टू रीड इट। इसके बाद एनी पॉल को अंधेरे बेसमेंट में छोड़ के हंसते हुए चली जाती है और अब अंधेरे में पॉल को एक बारबेक्यू पॉट मिलता है और ये वही पॉट है जिसमें एनी उसकी फास्ट कार किताब की मैन्युस्क्रिप्ट बर्न करवाई थी। इससे पॉल के दिमाग में एक आइडिया कौंधता है। तो आफ्टरनून में एनी वापस आती है और वो पॉल को अपने बैक पे लेके ऊपर जाती है। इसी दौरान पॉल चुपके से लाइटर फ्लूइड चुरा लेता है और इसे अपने मैट्रेस के अंदर छुपा लेता है। पॉल ये भी मेक श्योर करता है कि एनी मिजरीज रिटर्न तब तक न पढ़े जब तक वो किताब कंप्लीट न कर ले एंड एनी वाज ओके विद इट क्योंकि वो बुक को लेके काफी एक्साइटेड थी। अगले दिन पॉल पेन पेपर से वापस लिखना शुरू करता है और अब तक वो लाइटर फ्लूइड को अच्छे से कहीं और छुपा दिया था। इसी दौरान वाकई एनी के घर पे 2 पुलिस वाले पूछताछ करने आते हैं और पॉल इस बार कोई आवाज नहीं करता। पॉल अपने मन में सोच रहा था कि पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा एनी को जेल में डाल देंगे, लेकिन अब मैं एनी को खुद अपनी हाथों से मार के बदला लूंगा। मीनवाइल एनी अपने प्लान को अंजाम देती है जहां वो मारे गए ऑफिसर जिनका नाम कुशना था उनसे मिलने की बात बताती है एंड देन पेप्सी वाली झूठी कहानी चिपका देती है। ये सब
सब सुनकर ये दोनों पुलिस वाले चले जाते हैं। ऑल्दो उनका शक एनी पे अब भी था क्योंकि एनी के इर्द गिर्द पास्ट में काफी वायलेंट चीजें हो रखी थी। इसके 2 दिन बाद तक पॉल चुपचाप किताब कंप्लीट कर रहा था और अब तक ऑफिसर कुशनर के मौत की खबर आग की तरह मीडिया में फैल चुकी थी। इतनी कि कई रिपोर्टर्स अब एनी के घर रिपोर्टिंग करने आ गए थे और एनी उन्हें बंदूक दिखा के भगा रही थी। एनी इन सबसे इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि वो इन्हें ब्रैट्स कह रही थी और खुद को एज ड्रैगन लेडी रेफर कर रही थी। एनी गुस्से में अपने सर को इस कदर नोच रही थी कि उसके सर से खून निकलने लग गया था। वहीं पॉल चुपचाप अपनी किताब कंप्लीट करने में लगा था। इसके बाद लोकल पुलिस भी एनी को विजिट करती है और पॉल अब भी कोई आवाज नहीं निकालता। पुलिस के जाने के बाद एनी पॉल से पूछती है कि किताब कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा और पॉल कहता है कि बस 2-3 दिन की और बात है। एनी वाज लाइक जल्दी खत्म करो क्योंकि अगली बार पुलिस वालों के पास मेरे घर का सर्च वारंट भी होगा। तो आगे पॉल लगातार बुक लिखे जा रहा था जिससे उसकी उंगलियों पे ब्लिस्टर्स आ गए थे। वहीं एनी अपने घर के आसपास बार्ब्ड वॉयर्स डाल दी थी ताकि लोकल्स यहां ना आ सके। एनी नोटिस करती है कि पॉल की उंगलियों पे ब्लिस्टर्स आ गए थे और यहां पॉल कहता है कि कल शाम 6 बजे तक किताब कंप्लीट हो जाएगी। ये सुन के एनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पॉल से आई लव यू कहती है। इतना ही नहीं, वो इस टाइम पे पॉल की काफी केयर करती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। एनी यहाँ शैंपेन की बोतल भी लाई थी टू सेलिब्रेट जब बुक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पॉल एनी से एक सिगरेट भी मांगता है, सेइंग कि जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपने कमरे में चैन से अकेले एक सिगरेट पिएगा। तो फाइनली पॉल अपनी बुक को खत्म करता है एंड देन वो सिगरेट निकालता है। एनी यहाँ पॉल को सिर्फ एक मैच स्टिक दी थी सिगरेट को लाइट अप करने के लिए और पॉल मन में सोचता है कि एक माचिस मेरे काम के लिए काफी है। तो 5 मिनट बाद पॉल एनी को अपने कमरे में बुलाता है जहां वो मिजरीज रिटर्न नोवेल के मैन्युस्क्रिप्ट को लाइटर फ्लूइड में भिगोए हुए था। वो एनी से कहता है कि मैंने किताब कंप्लीट कर लिया और ये सुन के एनी खुशी में शैंपेन लाने चली जाती है। तब तक पॉल डरते हुए माचिस जलाता है। जी हाँ, 3 बार में उससे माचिस जल पाती है और तभी एनी कमरे में शैंपेन लेके आती है। फिर पॉल एनी के सामने कहता है कि ये किताब मेरी आज तक की सबसे अच्छी किताब है और अब मैं एक ऐसी लिटिल ट्रिक करूंगा जो कि मैं तुमसे ही सीखा हूं। इसके बाद पॉल माचिस से पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में आग लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस किताब को पढ़ने के लिए एनी इतनी बेताब थी उसे पॉल कंप्लीट किया एंड देन उसके सामने ही किताब में आग लगा दिया था। एनी तुरंत मैन्युस्क्रिप्ट को जलने से बचाने के लिए कूदती है और मौके का फायदा उठा के पॉल जलते हुए टाइपराइटर से एनी पे हमला कर देता है। हाँ, इसी के लिए वो टाइपराइटर उठाने वाला एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ चोटिल एनी और पॉल के बीच हाथापाई हो जाती है, लेकिन याद रहे पॉल इस चीज के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड था और इसलिए वो एनी के ऊपर अपना पूरा शरीर ही लेके कूद जाता है। वो एनी के मुंह के अंदर जलती पेजेस डालने लगता है जिससे एनी का गला जलने लगा था। एनी किसी तरह उठती है लेकिन वो टाइपराइटर पे ट्रिप कर जाती है जिससे उसका सर एक मैंटल पीस पे जोर से लगता है। एनी की आंख अब भी खुली थी लेकिन वो जमीन पे पड़ी हुई थी और पॉल रेंगते हुए कमरे से बाहर निकलता है। एनी यहाँ पॉल को चोक करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसका खुद का गला इतना जल गया था कि एनी के अंदर और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। ऐसे में पॉल कमरे से बाहर निकल पाता है और कमरे को बाहर से लॉक करता है। देन फाइनली वो नॉवरिल के 3 कैप्सूल्स लेता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था एंड देन वो बाथरूम के सामने बेहोश हो जाता है। नाउ जब पॉल की आंख खुलती है तो वो खुद को बाथरूम के पास ही पाता है। पॉल के अंदर इतना डर था कि वो अब भी एनी की आवाज इमेजिन कर रहा था। पॉल सोचता है कि वो पूरे घर को आग लगा के निकल लेगा लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि पॉल एनी के सामने मिजरीज रिटर्न की रियल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं जलाया था। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज द ट्विस्ट जहां पॉल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अपने कमरे में ही छुपा के रखा था क्योंकि इतनी अच्छी किताब को एक राइटर अपने हाथों से कैसे जला सकता है। लेकिन हाँ, वो एनी को भड़काने के लिए, चिढ़ाने के लिए और उसे इमोशनल स्टेट में ओवर पावर करने के लिए पूरा प्लान करता है जहां वो एनी के सामने मोस्टली एवे ही कुछ पेजेस को जलाया जिससे एनी को लगे कि ये तो मिजरीज रिटर्न के मैन्युस्क्रिप्ट को जला रहा है और उसी मोमेंट का फायदा उठा के पॉल एनी को ओवर पावर भी कर पाया था। खैर, पॉल यहाँ रेंगते हुए हॉल में जाता है और डर के मारे वो अभी भी एनी को ही हर जगह देख पा रहा था। और वीकेंड से देख नहीं रहा था बल्कि हेलुसिनेट कर रहा था। तभी बाहर 2 पुलिस वाले फिर आते हैं और पॉल सिरेमिक फिगर्स फेंकते हुए आवाज करके उन्हें अपनी ओर बुलाता है। पुलिसमैन तुरंत घर के अंदर ब्रेक इन करते हैं और पॉल उन्हें बताता है कि वही मिसिंग राइटर पॉल शेल्डन है। पॉल पुलिस वालों को सब कुछ बताता है और पुलिस वाले तुरंत पॉल वाला रूम चेक करने जाते हैं ताकि वो पता कर सके कि एनी फिलहाल किस हालत में है। पुलिस को यहाँ कमरे में कोई नहीं मिलती और ये सुन के पॉल इतना डरता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से बुक का फाइनल भाग शुरू होता है विच इज नेम्ड एज गॉडेस। बेसिकली अब कहानी 9 महीने आगे आ चुकी है जहाँ पॉल वापस न्यूयॉर्क आ चुका है। डॉक्टर्स पॉल को नकली लेग्स वगैरह लगा दिए हैं, देन वॉकिंग स्टिक्स दिए हैं और पॉल का नोवरिल वाला एडिक्शन ठीक हो गया है। ऑल्दो पॉल अब बहुत पीने लगा है और कुछ लिख ही नहीं पाता क्योंकि वो अब भी डीपली डिस्टर्ब्ड है। यहाँ हम जान पाते हैं कि पॉल मिजरीज रिटर्न के मैन्युस्क्रिप्ट को रिट्रीव कर
पाया था। इनफैक्ट अब तो उसकी ये किताब छप भी चुकी है, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। दिस मेक्स पॉल वंडर कि क्या वो इतनी अच्छी किताब इसलिए लिख पाया क्योंकि वो बहुत अजीब सिचुएशन में था। देखा जाए तो पॉल को पीने की आदत तो थी और सारी नॉवेल्स को ड्रंक स्टेट में ही वो लिखता था, लेकिन मिजरीज रिटर्न एक ऐसी किताब थी जिसे पॉल पूरे होशो हवास में टॉर्चर सहते हुए और डेडिकेशन के साथ लिखा था। पॉल के एडिटर का कहना था कि पॉल को अपनी उस ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट पे भी बुक लिखनी चाहिए, लेकिन पॉल का मानना था कि वो उस घटना पे कभी नहीं लिख पाएगा। तो पॉल अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और अंदर आते ही पॉल को कुछ अजीब सी गंध आती है। वो देखता है कि एनी सफेद भूत की तरह अपने सफेद नर्स के यूनिफॉर्म में सोफे के पीछे से उठती है। एनी कुल्हाड़ी लेकर उस पर झपटती है और लगभग पॉल के शरीर को आधा काट देती है। फिर वो पॉल के दोनों हाथ काट देती है। पॉल चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः एनी उसका सर काट देती है। मरने से पहले पॉल गॉडेस सोचता है। गॉडेस क्यों? क्योंकि एनी मर ही नहीं रही थी। तभी एकदम से पॉल को और हमें भी रियलाइज होता है कि यह पॉल का एक डिल्यूजन था। जी हाँ, एक विजन वो देख रहा था जिसमें पॉल रह रहा है। पॉल याद करता है कि वास्तव में तो पुलिस वाले को एनी मिल गई थी। जी हाँ, एनी बांध में मृत अवस्था में पाई गई थी क्योंकि एनी बेडरूम की खिड़की को तोड़ के बाहर कूद गई, देन रेंगती हुई बांध में गई थी। बट देन सर में चोट लगने की वजह से एनी की मौत हो गई और एनी की लाश मिजरी नामक पिग के पास मिली। और रिपोर्ट्स में यह आया था कि एनी के सर की खोपड़ी टूट गई थी। इनफैक्ट जहां एनी पाई गई थी उसके हाथ में चेन सॉ का एक हैंडल भी था। ओवरऑल द पॉइंट इज कि एनी वाकई में मारी गई है, लेकिन पॉल इतना ज्यादा एनी से ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि वो अब तक उसको याद करके ऐसी डिल्यूजनल चीजें देखता रहता है और उनसे डर जाता है। इसलिए अब पॉल पीने के बजाय एक एस्पिरिन लेता है और अपने वर्ड प्रोसेसर पे बैठता है। अपनी डेस्क पे पॉल को पीछे से शोर सुनाई देता है और वो मुड़ के देखता है कि एनी उसके हाथ में चेन सॉ लिए उसकी ओर आ रही थी। वो पलक झपकता है और एनी फिर से वहां नहीं थी। अगेन दिस वाज जस्ट अ विजन। आप देख सकते हैं कि पॉल कितना ट्रॉमेटाइज्ड है, वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसी गुस्से में पॉल डिसाइड्स कि वो फिर से लिखेगा। किस चीज पे? वेल, पॉल न्यूयॉर्क शहर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले एक काल्पनिक लड़के एडी डेसमंड के बारे में लिखना शुरू कर देता है। एक बार जब पॉल को एहसास होता है कि जब भी वो एनी को देख पाता है वो सब काल्पनिक है, रियल नहीं है, तो वह अब अपने जीवन और इस प्रकार अपनी लेखन प्रक्रिया को नियंत्रण करने का निर्णय लेता है। यानी कि पॉल अब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता था, उसे कंट्रोल करना चाहता था और एनी से नहीं डरना चाहता था। यहीं पे मिजरी नोवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी नोवेल की कहानी और कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, जहां कुछ थियरीज वगैरह तो ऐसी है नहीं। ऑल्दो मैं यहाँ आपके कुछ डाउट्स को क्लियर जरूर कर देना चाहूंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज कि पॉल को विश्वास था कि एनी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली चीज यह होगी कि वह उस मैन्युस्क्रिप्ट को नष्ट कर दे जिसे वह बहुत पसंद करती थी। उसने मैन्युस्क्रिप्ट को नष्ट करने का नाटक किया जबकि उसने असली कॉपी छुपा दी थी। देखा जाए तो पॉल को वहां एनी के साथ मरने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस एनी को सेटिस्फैक्शन नहीं देना था, बल्कि तड़पाना था, जिस तरह से एनी पॉल को इतने महीनों तक तड़पाई थी। देखा जाए तो उसी तरफ में एनी विचलित हुई और पॉल उसे ओवरपावर कर पाया। वैसे क्या एनी वाकई मारी गई है? जी हाँ, मैं सोचता हूँ वो मर चुकी है। इनफैक्ट बुक में भी ये बात काफी क्लियरली बताई गई है। लेकिन हाँ, इस पूरे अनुभव से पॉल इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि उसे गंभीर भ्रांतियां हो रही थी। आई मीन ही वाज वेरी डिल्यूजनल, उसे विजन्स दिख रहे थे। लेकिन नोवेल के अंत में हम देखते हैं कि उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया है एंड आई पर्सनली थिंक कि वो अपनी खुद की कहानी को एक काल्पनिक पात्र के माध्यम से अपनी अगली किताब में लिखेगा। और पॉल का फिर से लिखना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि वो अब अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहता है। तो हाँ, यही थी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको मिजरी नोवेल के बारे में बताना चाहता था।